स्टार्ट करते हैं गाइडलाइन के चैप्टर 31 के पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि जिस तरह बॉडी में बाकी आयंस को हम रेगुलेट करते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन आयंस को भी रेगुलेट करते हैं। जिस तरह बाकी आयंस के इंटेक और रिमूवल में एक बैलेंस होना चाहिए, उसी तरह हाइड्रोजन आयंस के भी इंटेक और रिमूवल में बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह बाकी आयंस को रेगुलेट करने में किडनीज रोल प्ले करती हैं, उसी तरह हाइड्रोजन आयंस को भी रेगुलेट करने में, रिमूव करने में किडनीज रोल प्ले करती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस के लिए हमारे पास और भी सिस्टम्स होते हैं, बहुत से एसिड बेस्ड बफर मैकेनिज्म भी होते हैं ताकि हाइड्रोजन आयंस को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो इनके कंसंट्रेशन को हम बहुत ही प्रिसाइजली रेगुलेट कर रहे होते हैं। क्यों? देखो, बॉडी के ज़्यादा जो एंजाइम्स हैं वो पीएच पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो गई तो बहुत से एंजाइम्स की वर्किंग इफेक्ट हो जाएगी, बहुत से बॉडी फंक्शन, बहुत से सेल फंक्शन खराब हो जाएंगे। इसलिए हाइड्रोजन आयंस को हम बहुत ही प्रिसाइजली रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर दूसरे आयंस को कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होती है। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम से कंपेयर करें तो ECF में सोडियम की कंसंट्रेशन है 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर और हाइड्रोजन की कितनी है? सिर्फ 0.00004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, यानी मिलियंस ऑफ टाइम्स कम है ये सोडियम की निस्बत। ठीक है, एक तो क्वांटिटी में बहुत थोड़ा होता है और दूसरा इसकी रेगुलेशन इतनी प्रिसाइज करते हैं हम कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन में वेरिएशन भी बहुत ही थोड़ी होती है। इसकी ऐसी मिसाल है कि मैं को भाई जो नॉर्मल आयंस होते हैं मिसाल के तौर पर वो होते हैं 1000 और हाइड्रोजन के आयंस हैं सिर्फ 5। ठीक है, नॉर्मल आयंस की रेगुलेशन तो होती है लेकिन ये वेरी करते हैं फ्रॉम 1200 टू 800 और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये वेरी करते हैं फ्रॉम 5.1 टू 4.9। मैंने मिसाल दी है, ठीक है, कि एक तो तादाद में बहुत थोड़े हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स कम है। यहाँ पे ऑल्दो मिलियंस नहीं है लेकिन हकीकत में मिलियंस ऑफ टाइम कम होते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन आयंस की वेरिएशन भी बहुत थोड़ी होती है, वो भी मिलियंस ऑफ टाइम्स थोड़ी होती है एज कम्पेयर टू अदर आयंस। डाउन के बाद उसके बाद देखते हैं एसिड्स और बेसिस। डेफिनेशन क्या है? बेसिकली एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन को आजाद करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एसिड्स बहुत ही खुशी से हाइड्रोजन को आजाद करते हैं, रैपिडली हाइड्रोजन को आजाद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो जरा नखरे से आजाद करते हैं, जो हाइड्रोजन को आजाद तो करते हैं लेकिन नखरे से, वो होते हैं हमारे पास वीक एसिड्स। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम HCl की बात करें तो HCl सोल्यूशन में जाते साथ ही बहुत रैपिडली हाइड्रोजन आयंस को आजाद कर देता है, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी तरफ अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट बहुत कम डिसोसिएट होता है, यानी नखरे से ये हाइड्रोजन को आजाद करता है, तो इसलिए ये बाइकार्बोनेट कहलाता है वीक एसिड। डाउन की बात दूसरी तरफ होती है हमारे बेसिस, जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन को कैद कर लें, यानी सोल्यूशन में मौजूद आजाद हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लें। ठीक है, उनको हम कहते हैं बेस। ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती हैं। जो बड़ी खुशी बहुत जबरदस्ती हाइड्रोजन को कैद करेंगे वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो नखरे से कैद करेंगी, मतलब कम टेंडेंसी है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की, कम टेंडेंसी है हाइड्रोजन को कैद करने की, कम टेंडेंसी है हाइड्रोजन को बाइंड करने की, उनको हम कहते हैं वीक बेसिस। डाउन की बात एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक समझ आ गया। अब एल्कली क्या है? आमतौर पर एल्कली और बेस एक ही चीज को समझते हैं, लेकिन एल्कली दरअसल ऐसी बेसिस होती हैं जिनमें एक तो एल्कलाइन मेटल्स हो, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, और दूसरा कोई बहुत ही बेसिक आयन हो। हाईली बेसिक आयन का क्या मतलब है? ऐसा आयन जो कि हाइड्रोजन को कैद करना चाहता हो, हाइड्रोजन को बाइंड करने की एफिनिटी रखता हो। ठीक है, यूजुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो। डन हो गई बात। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ तो हमारे पास NaOH एक एल्कली है। तो एल्कलीज ऐसी बेसिस होती है जिनमें हमारे पास ये मेटल मौजूद हो। हाइड्रोजन आयन को तो इसने कैद करना ही करना है। कैसे कैद करेगा? जब इसको आप सोल्यूशन में डालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास सोडियम प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किसी भी आज़ाद हाइड्रोजन को पकड़ेगा और इसको बाइंड कर देगा। वाटर बन गया ना, तो आज़ाद हाइड्रोजन अपनी, इसकी बेचारी की आज़ादी तो खत्म हो ही गई। ठीक है, तो इसने आपने देखा हाइड्रोजन को तो कैद कर ही दिया है। ओके बाद आप यूँ भी कह सकते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सिर्फ वही बेसिस एल्कली कहलाएंगे जिनमें ये मेटल वगैरह होगा। गुड हो गई बात। अच्छा, आपके ख्याल से एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होगी या वीक बेस होगी? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये बड़े शौक से हाइड्रोजन को कैद करती है, इसकी बहुत अफिनिटी है हाइड्रोजन के साथ। ओके हो गई बात। अच्छा, अगर किसी भी बॉडी में ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बाइंड हो जाए, यानी आजाद हाइड्रोजन आयंस कम हो जाए, तो हम कहते हैं इस बॉडी में एल्कलोसिस हो गया है। और वेरी सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आयंस की तादाद बढ़ जाए, अगर आजाद हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो हम कहते हैं बॉडी में एसिडोसिस हो गया। क्लियर हो गई बात। बाकी वीक स्ट्रॉन्ग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा आपकी बॉडी में ज्यादातर जो एसिड्स और बेसिस है ना वो वीक होते हैं। गुड हो गया जी।
अच्छा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर देखी जाए आपकी बॉडी में, तो हाइड्रोजन आयन मैंने यहाँ पर जिक्र किया था बहुत थोड़े होते हैं। उनकी कंसंट्रेशन है मिसाल के तौर पे 0.00000 को 7 दफा जीरो लगता है, ठीक है, 0.0000004। अब इतनी थोड़ी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैंने आपसे कहना हो यार हाइड्रोजन आयन थोड़े से कम हो गए हैं, तो मैं क्या कहूंगा 0.0000004 से 0.0000035 रह गए हैं। तो ये तो जरा इनकन्वीनियंट वे है। इसको कन्वीनियंट करने के लिए हम इसका लॉगरिथम लेते हैं। किस तरह से लॉगरिथम लेते हैं? हम बेसिकली हाइड्रोजन के 1 ओवर कंसंट्रेशन को, यानी कि 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का हम लॉग लेते हैं। डाउन के बाद ये लॉग हम क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आए। अगर वैसे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का लॉग लेंगे ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं वैसे ले लूं लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू इतनी छोटी है ना 0.0000, तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो हम 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कर देते हैं ताकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। डन हो गई बात। अच्छा, इस चीज से आपको एक और बात भी पता चलेगी कि अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ओवरऑल हाइड्रोजन आयंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लॉगरिथम ले लेते हैं। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका लॉगरिथम ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम लेना लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये तो बनेगा लॉग ऑफ 0.0000004। ये तो आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका लॉगरिथम ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम लेना लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये तो बनेगा लॉग ऑफ 0.0000004। इसका आंसर आता है नेगेटिव में, ठीक है। इतनी छोटी वैल्यू का लॉगरिथम नेगेटिव में आंसर आता है, ये तो फिर मसला बन गया। तो हम नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लॉगरिथम ले लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आप यूं भी कह सकते हैं माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये मैथमेटिकल रूल है कि किसी भी चीज़ की रेसिप्रोकल का लॉग लें या उसी चीज़ का नेगेटिव लॉग लेने, एक ही बात है। ठीक हो की बात। ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन को हम पीएच भी कहते हैं। सही हो की बात। अच्छा, अब यहाँ पे कौची देखिएगा, हाइड्रोजन आयंस जो है वो नीचे वाली जगह पे है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़े ओवरऑल वैल्यू कम होगी। वेरी सिमिलरली अगर हाइड्रोजन कम होए तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच। जब हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं तो पीएच कम हो जाती है, जब हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं तो पीएच ज़्यादा हो जाती है। ओके बात। अच्छा, अगर ब्लड की पीएच कितनी है अगर उसको देखा जाए तो हमारे आर्टीरियल ब्लड की पीएच होती है 7.4, विनस ब्लड की पीएच होती है 7.35। सही हो की बात। थोड़ी बहुत पीएच ऊपर नीचे भी जा सकती है। अगर पीएच आपकी ऊपर चली गई, 7.4 से ज़्यादा हो गई, एल्कलाइन की तरफ हो गई, हाइड्रोजन आयंस की कमी हो गई, तो उसको हम नाम देते हैं एल्कलीमिया। और दूसरी तरफ अगर आपकी पीएच एसिडिक की तरफ आ गई, अगर आपकी पीएच फॉल कर गई, अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो उसको हम नाम देते हैं एसिडीमिया। बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या पीएच कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है? जब मैंने आपसे कहा पीएच फॉल कर सकती है, पीएच इंक्रीज कर सकती है, ये कितनी फॉल इंक्रीज कर सकती है? तो कम से कम फॉल करते करते 6.8 हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा एसिडिक होगी ब्लड की पीएच तो फिर बंदे का जिंदा रहना मुश्किल है। और इसी तरह हायर साइड पे देखा जाए तो मैक्सिमम 8 तक जा सकती है आपकी पीएच। अगर 8 से भी ऊपर चली गई, अगर इससे भी ज़्यादा एल्कलाइन हो गई, तो फिर बंदा फौत हो सकता है। डन हो की बात। वैसे तो हम पीएच को बड़ा रेगुलेट करते हैं, हम चाहते हैं कि 7.4 से ऊपर नीचे कम ही हो, लेकिन अगर ऊपर नीचे हो ही गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हुई तो बंदा फौत ही हो जाएगा। गुड हो की बात। ये हमने देख लिया आपके ब्लड की पीएच। फिर देखते हैं बॉडी की मुख्तलिफ जगहों पर क्या क्या पीएच होती है। जनाब वाली, आपके जो सेल्स के अंदर वाली जगह ना, उसकी पीएच ब्लड से थोड़ी सी एसिडिक है। तो हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है, इंट्रासेलुलर पीएच थोड़ी सी लो होती है। क्यों लो होती है? सीधी सी बात है, आपके जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा वीक एसिड है। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पीएच एसिडिक हो जाएगी। तो सेल्स के अंदर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए सेल्स की पीएच थोड़ी सी एसिडिक है। हाँ, अगर कोई सेल है जिसको ब्लड कम मिल रहा है, जिसको हाइपोक्सिया हो रहा है, तो जाहिर बात है उस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी जमा हो जाएगी, उस सेल की पीएच काफ़ी एसिडिक हो जाती है। तो अगर सेल्स के अंदर पीएच की रेंज देखी जाए तो वो है आपके पास 6 से लेकर 7.4 तक। ठीक हो गई बात। ये हमने सेल्स को देख लिया कि ब्लड से थोड़े से एसिडिक है। फिर जाते हैं यूरिन की पीएच। यूरिन की पीएच बहुत वेरी करती है। इट कैन बी वेरी एसिडिक, 4.5 भी हो सकती है, और इट कैन बी वेरी बेसिक, 8 तक भी हो सकती है। ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है? बॉडी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है तो फिर हम यूरिन में
बहुत एसिडिक यूरिन बनाते हैं ताकि यूरिन से ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉडी से बाहर निकल जाए। और अगर आपकी बॉडी में थोड़े हाइड्रोजन हैं तो फिर हम कम से कम हाइड्रोजन डालते हैं यूरिन में, बेसिक यूरिन बनाते हैं, एल्कलाइन यूरिन बनाते हैं ताकि थोड़े हाइड्रोजन आ जाओ। तो जो यूरिन की जो पीएच है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रही होती है। डालने के बाद ब्लड की पीएच 7.4 के करीब होती है। इंट्रासेलुलर पीएच एसिडिक मतलब इससे थोड़ी कम होती है। यूरिन की पीएच वेरी करती है। उसके अलावा बॉडी में कुछ ऐसी जगह भी है जहां की पीएच बहुत एक्सट्रीम हो सकती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो आपके स्टमक में ऑक्सीडेंटिक सेल होते हैं, पैराइटल सेल होते हैं, वो HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस जगह की पीएच इतनी एसिडिक है, सिर्फ 0.8 होती है इसकी पीएच। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ब्लड की निस्बत बहुत ज्यादा है, 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। ओके हो गई बात। ऑलराइट जी, अब हम देखते हैं कि बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हम किस तरह से रेगुलेट करते हैं, किस तरह कंसंट्रेशन चेंजेस को अवॉइड करते हैं। ठीक होगी बात। तो इसके लिए पहले आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमने हाइड्रोजन आयंस की फ्री कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, यानी आजाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमने बचाना है। सही होगी बात। दूसरा आपको पता पीएच आजाद कंसंट्रेशन आजाद हाइड्रोजन आयंस की वजह से होती है। डन। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्लाइटली एसिडिक है। जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां की पीएच एसिडिक हो जाएगी, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी पीएच थोड़ी सी बेसिक हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि बाइकार्बोनेट आयन जो है ना ये थोड़ा सा बेसिक होता है। अगर ये ज्यादा होगा तो पीएच इंक्रीज कर देगी, अगर ये कम होगा तो पीएच डिक्रीज कर देगी। तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं किस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास पीएच को रेगुलेट कर रहे होते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सही होगी बात। सबसे पहले आता है हमारे पास एसिड बेस बफर सिस्टम। 3 सिस्टम है, एसिड बेस बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर और किडनी। सबसे पहले देखते हैं एसिड बेस बफर सिस्टम। जैसे ही हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होने लगे ये फौरी तौर पर काम करता है, विद इन सेकंड्स काम करता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ये करता क्या है बेसिकली, ना ये आपकी बॉडी में कोई चीज डाल सकता है, ना ये आपकी बॉडी से कोई चीज निकाल सकता है। ये सिर्फ आजाद हाइड्रोजन आयंस को कंट्रोल करने के लिए उनको बाइंड वगैरह कर लेता है। यानी अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए हैं तो ये उनको कैद कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अगर हाइड्रोजन आयंस कम हो गए हैं तो ये उनको आजाद कर देगा। क्लियर हो गई बात। तो ये टेम्पररी से इफेक्ट करता है। ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी के अंदर ही या उनको बाइंड कर रहा है या उनको फ्री कर रहा है। टेम्पररी इफेक्ट है। गुड हो गई बात। ये होगा आपके पास एसिड बेस बफर। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर। इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में तो काम नहीं करता लेकिन कुछ मिनट में ये भी काम कर लेता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये पीएच को नॉर्मल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है। अगर ये मैंने आपको बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, तो अगर ये कभी देखे कि बॉडी की जो पीएच है वो बेसिक होती जा रही है तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, आप कम सांस लेना शुरू कर देंगे, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाएगा, आपकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी। फुटो की बात। और अगर ये देखें कि बॉडी की पीएच एसिडिक हो रही है तो आप सांस ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देगी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, पीएच नॉर्मलाइज हो गई। क्लियर होगी बात। तो आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स काम करता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। नंबर 3 पे आती है आपके पास किडनीज। किडनीज आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है काम करने के लिए, इसलिए इनको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। और ये काम किस तरह से करती है, किडनीज बाइकार्बोनेट आयंस को रेगुलेट करती है। ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयंस को निकाल देंगी तो जाहिर सी बात है जो पीएच है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी, और अगर ये बाइकार्बोनेट आयंस को बॉडी में रिटेन करना शुरू कर देंगी तो पीएच जो है वो थोड़ी सी बेसिक होना शुरू हो जाएगी। ये बात भी याद रखिएगा, किडनीज ऑल्दो थोड़ा स्लो काम करती हैं लेकिन सबसे इफेक्टिव काम किडनीज ही करती है, क्योंकि जाहिर बात है बाइकार्बोनेट को निकालना अंदर करना इनका काम है, तो ये बहुत इफेक्टिव होती है। थोड़ा इनको टाइम लगता है लेकिन सबसे इफेक्टिव है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। फिर देखते हैं बॉडी में ये जो हमने डिस्कस किया ना एसिड बेस बफर सिस्टम। अब हम बॉडी के बहुत से एसिड बेस बफर सिस्टम्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये आजाद हाइड्रोजन आयंस को रेगुलेट करने के लिए हाइड्रोजन आयंस को कभी आजाद कर रही है, कभी कैद कर रही है, ये क्या चक्कर चलाती क्या है बेसिकली। डाउन की बात। अगर मैं एक नॉर्मल बफर की बात करूं ना तो वो बफर बेसिकली करता क्या है, ये मिसाल ये रिएक्शन देखिएगा, बफर प्लस हाइड्रोजन आयंस, रिवर्सिबल रिएक्शन, कैद हाइड्रोजन आयंस। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच बफर, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस को बफर ने कैद कर लिया। तो जब भी आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी होगी रिएक्शन इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस को बफर आजाद करना शुरू कर देगा। और जब भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे ये बफर क्या करेगा,
हाइड्रोजन को कैद करना शुरू कर देगा, इस तरफ को आ जाएगा। तो बफर का काम बेसिकली ये होता है कि वो पीएच को मेंटेन कर रहा होता है। अगर आप एक बफर के अंदर एसिड डाल दें तो बफर कोशिश करेगा कि आपकी पीएच ज्यादा एसिडिक ना हो, आपकी पीएच फॉल ना करे, आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज ना करे। और अगर आप एक बफर में बेस डाल दें तो वो कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन आयंस की कमी ना हो, पीएच बेसिक ना हो, ठीक है। तो बफर का काम ये होता है कि वो एसिड आने वाले या बेस आने वाले को प्रिवेंट करे। ओके होगी बात। अच्छा, अब हम इससे पहले कि हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को पढ़ें, थोड़ी सी मैं बेसिक्स आपसे डिस्कस करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह। पहली बात, सॉल्ट क्या होता है। याद रखिएगा, सॉल्ट के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एसिडिक पार्ट होता है और एक बेसिक पार्ट होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो इसका एक एसिडिक पार्ट है Cl, जो कि किसी न किसी एसिड से आया होगा, जिस तरह मिसाल के तौर पर होता है HCl से आया हो, और एक इसका बेसिक पार्ट है सोडियम, जो किसी न किसी बेस से आया होगा, जिस तरह मिसाल के तौर पर होता है NaOH से आया हो। ओके हो गई बात। तो सॉल्ट का एक एसिडिक पार्ट होता है और एक बेसिक पार्ट होता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ये आपको पहले ही पता है। वो एसिड जो कि बहुत रेडिली हाइड्रोजन आयन को देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो जरा नखरे से हाइड्रोजन आयन देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, बताइए स्ट्रॉन्ग वीक का आपको पहले कॉन्सेप्ट है। बफर क्या होता है, किस तरह, मैंने ये भी आपको बता दिया। अब कोई भी बफर कैसे बनता है, किसी भी सोल्यूशन में बफर बनाना हो तो किस तरह से बफर बनता है उसको हम देखते हैं। हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरह के बफर होते हैं। एक बॉडी में नहीं, मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री में दो तरह के बफर हैं, एक एसिडिक बफर, दूसरे बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, जब भी कोई वीक एसिड हो और उस वीक एसिड का कोई सॉल्ट ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, यानी ऐसा सॉल्ट हो जिसका बेसिक कंपोनेंट किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, तो उसको हम नाम देते हैं एसिडिक बफर। ठीक हो गई बात। और बेसिक बफर कौन से होते हैं, ऐसे बफर्स जिनमें एक वीक बेस हो और कोई ऐसा सॉल्ट हो जिसका एसिडिक कंपोनेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हुआ हो, उनको हम कहते हैं बेसिक बफर। ठीक हो गई बात। तो अब हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट बफर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में एक हमारे पास कार्बोनिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है। सही हो गई बात। तो वीक एसिड आ गया हमारे पास। दूसरा, इसमें हमारे पास एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ है, एक ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारे पास एसिडिक बफर होता है। आगे जाके इसकी पीएच देखेंगे ये किस तरह से एसिडिक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देख लीजिएगा, बाइकार्बोनेट बफर जो है वो आपके पास एसिडिक बफर है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, वीक एसिड है आपके पास H2CO3 और दूसरी तरफ आपके पास सॉल्ट कौन सा है, NaHCO3। ठीक है, इस सॉल्ट का एक बेसिक कंपोनेंट है, एक एसिडिक कंपोनेंट। एसिडिक कंपोनेंट तो यही वाला है, इसी एसिड से आया हुआ है। ठीक है, और बेसिक कंपोनेंट है सोडियम। सोडियम किसी बहुत ही तगड़ी बेस से आया हुआ है, जैसे सोडियम आता है NaOH से, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, सोडियम एक तगड़ी बेस से आया हुआ है। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, एक वीक एसिड है और दूसरा उसी एसिड का सॉल्ट है जिसका बेसिक कंपोनेंट बहुत ही तगड़ी बेस से आएगा। तो ये बन गया आपके पास एसिडिक बफर। एक वीक एसिड भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया। अब हम देखते हैं कि ये वीक एसिड बॉडी में किस तरह से बनता है, कहाँ पे बनता है। अब हम थोड़ा सा इस बफर की डिटेल्स को देखने लगे हैं। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी वाटर भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बनता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। तो वीक एसिड कैसे आते हैं तो पता चल गया। हाँ, इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम वैसे तो आपके ब्लड में भी होता है, आरबीसी वगैरह मौजूद होता है, लेकिन और भी जगहों पे होता है। जाहिर बात है उन्हीं जगहों पे होगा जहाँ पे ये रिएक्शन होना है। तो ये रिएक्शन आपकी किडनीज की एपिथेलियम वगैरह में होता है। तो रीनल एपिथेलियम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत पाया जाता है, यह जिक्र कर दिया उन्होंने, एपिथेलियल सेल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा आपको जो लंग्स के एल्यूलाई होते हैं, क्योंकि आपको पता है लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये लंग्स में भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो इसी वजह से लंग्स के एल्वियोलर सेल्स में भी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाफर मिकदार में मौजूद होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ कहाँ पे होता है ये तो खैर एक इररिलेवेंट बात थी। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में भी ये नहीं थी। वापस जाते बफर सिस्टम की तरफ। बफर सिस्टम में अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि ये वीक एसिड कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक एसिड बन गया। और चूंकि ये एसिड है, जारी बात है ये टूटता है, ये हाइड्रोजन आयन को आजाद करता है। तो हम देख सकते हैं ये कार्बोनिक एसिड टूट के हाइड्रोजन आयन बनाता है और बाइकार्बोनेट बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ हमने कहा था हमारे पास एक सॉल्ट भी है, कौन सा, बाइकार्बोनेट सॉल्ट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक करके सोडियम फॉर्म करता है और बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है। सही हो गई बात। ये सारे हैं वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन थी। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस भी हैं फ्री।
बाइकार्बोनेट इधर भी फॉर्म हो रहा है, इधर भी फॉर्म हो रहा है, दोनों रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछे ना बाइकार्बोनेट सप्लाई कौन कर रहा है इस बफर सिस्टम में, मेनली बाइकार्बोनेट सप्लाई कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला सॉल्ट। सही है, वैसे आ यहां से भी रहे, लेकिन अगर कुछ सप्लाई कौन कर रहा है तो वो है ये वाला सॉल्ट। ओके ओके बात। आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे ये बाइकार्बोनेट भी मौजूद हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर बहुत सारे ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मौजूद हुए हैं। ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बाइकार्बोनेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन हमारा मेन मकसद है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करें ना, ये बढ़ना घटना नहीं होना चाहिए। यही मकसद है हमारा मेन। देखते हैं हम ये मकसद किस तरह से अचीव करते हैं। लो जी पहले देखते हैं कि अगर इस बफर में एसिड डाल दिया तो किस तरह से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हम मेंटेन करेंगे। मिसाल के तौर पे एसिड डाल दिया जी HCl। अब जैसे ही HCl डालते हैं, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फौरी तौर पे टूट के हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड फॉर्म करता है। अगर ये हाइड्रोजन आयंस हमने आज़ाद छोड़ दिए तो फिर तो pH चेंज हो जाएगी, फिर तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी। तो ये तो मसला ही बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ये हाइड्रोजन आयंस आते हैं, फालतू हाइड्रोजन आयंस आते हैं, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फौरी तौर पे उन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन किया और फॉर्म कर दिया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा तो जाहिर वजह कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा ये CO2 और H2O। ठीक होगी बात। तो यानी कि जब मैं एसिड डालता हूँ, बाइकार्बोनेट वगैरह फौरी तौर पे हाइड्रोजन से यूज हुआ और ये हो गया और ये हो गया। ओके, तो जब भी मैं एसिड डालता हूँ, ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है ना, क्योंकि ये यूज होना शुरू हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। सही हो गई बात। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक एसिड है, ये बात आपको पता है, ये मैंने लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वीक एसिड है। ओवरऑल अगर आप बफरिंग फंक्शन देखें तो हुआ क्या, बॉडी में आया एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड के हाइड्रोजन वगैरह को हमने पकड़ लिया और एंड में बना एक वीक एसिड। तो शुक्र है हमने पीएच को कुछ ना कुछ तो मेंटेन किया ना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, उसको हमने वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है चूंकि एक एसिड आया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक है वो थोड़े से बढ़ गए हैं, बाइकार्बोनेट जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है वो थोड़े से कम जरूर हुए हैं। ओवरऑल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अल्लाह के फजलो करम से हमने मेंटेन कर लिया है। वेरी गुड। ओके ओके बात। ये आया, ये सब कुछ हुआ था जब आपके पास एसिड आया। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर हमने इसके अंदर एक बेस डाल दी, मिसाल के तौर पर बेस डाली है हमने NaOH। NaOH जैसी आती है ये ब्रेक करती है, सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म होते हैं। अब डर इस बात का है कि ये हाइड्रोक्सिल आयंस इन आज़ाद हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के वाटर ना बनाई जाए। अगर हाइड्रोक्सिल आयंस को हमने छोड़ दिया तो ये तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस को पकड़ के वाटर बना देंगे। आज़ाद हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, इसको पकड़ के वाटर बना लिया, इसको भी कैद कर लिया, वाटर बना लिया, इसको भी कैद कर लिया, वाटर। तो ये तो मसले वाली बात है। इसका मतलब है हमें इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बेस आई है, चलो OH को कहीं और लगा दो यार। चलो हम कहते हैं यार ऐसा करते हैं, इस OH से ना बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। बाइकार्बोनेट भी है तो वैसे एक वीक बेस ही, लेकिन चलो कम से कम ये हाइड्रोजन आयंस तो बच जाएंगे। होता क्या है, जैसे ये NaOH आया, ये कार्बोनिक एसिड के साथ बाइंड होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड से कहते हैं यार प्लीज थोड़ा ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनाओ, क्योंकि हमें इस बेस के साथ निपटने के लिए भी कार्बोनिक एसिड चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ जाए कि चूंकि NaOH इस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए ज्यादा CO2 इस काम में इन्वॉल्व हो रहा है, ज्यादा CO2 कार्बोनिक एसिड बनाने में मसरूफ हो रहा है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि जब आपके पास बेस आएगी तो CO2 की कंसंट्रेशन, ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि CO2 को इस्तेमाल करके हम कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड चाहिए ना इस बेस की खातिर। अच्छा, ये कार्बोनिक एसिड क्या सलूक करता है बेस के साथ, ये देखो, कार्बोनिक एसिड प्लस बेस क्या बना हमारे पास, बाइकार्बोनेट, सोडियम और वाटर। ये सोडियम और वाटर तो न्यूट्रल है, बाइकार्बोनेट अलबत्ता एक वीक बेस है। तो खैर है, हमने बफरिंग एक्शन कर लिया। कैसे बफरिंग एक्शन किया, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आई थी, स्ट्रॉन्ग बेस आई थी और हमने रिएक्शन कर कर आके एक वीक बेस फॉर्म की है। और शुक्र है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम बरकरार रख सके हैं। एक और चीज देखो, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बन रहा है, तो इसका मतलब है जब भी बेस आती है तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो जब भी बेस आती है बाइकार्बोनेट बढ़ता है, CO2 कम होता है, और जब भी एसिड आता है बाइकार्बोनेट कम होता है, CO2 बढ़ता है। आगे बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। ओवरऑल हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर लिया। हाइड्रोजन आयन को ना हमने बढ़ने दिया ना हमने घटने दिया। ना एसिड के आने पे आजाद हाइड्रोजन आयन बढ़ सके, ना बेस के आने पे आजाद हाइड्रोजन आयन कैद हो सके। ये हमारा बफर का काम था। बफर ने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, गुड हो गई बात। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ इन चीजों को क्वांटिटेटिवली, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा चीजों को क्वांटिटेटिवली देखते हैं। पहले तो चीज, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको हम, ये जो कोएफिशिएंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट,
ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से आई है बेसिक मैथमेटिकली, मतलब वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन हो ना ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो के की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए। तो यही काम यहाँ पे हुआ है, के की वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करना था। तो हाइड्रोजन आयंस को एक साइड पे रखने के लिए इसको मैं वहां जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कार्बोनिक एसिड डिवाइडेड बाय बाइकार्बोनेट। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई यार। अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो तो हमें इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए, हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों का पता नहीं ना चलता। क्यों नहीं पता चलता? ये जो कार्बोनिक एसिड है ये तो बड़ा तेज है। कार्बोनिक एसिड तो हमने देखा है ये कभी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो रहा है और कभी इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी कन्वर्जन जितनी हो रही है हमें पता ही नहीं चलता यार, क्या करें। हो सकता है इस वक्त ये मोहतरम कोई बेस आई हुई हो और कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व हो इन चक्करों में, तो हमें कैसे पता चल। असल में हम बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं, ये तो आसान काम है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में मौजूद है ना, इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड भी वाफर मिकदार में मौजूद होगा। क्यों? अगर कार्बोनिक एसिड कम होता, मसलन कार्बोनिक एसिड इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ होता, तो जाहिर बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो जानी थी कार्बोनिक एसिड को बनाने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में मौजूद है, इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड भी वाफर मिकदार में मौजूद होगा। और इसी तरह से जब कार्बोनिक एसिड कम होता है, यहाँ पे यूज होता है या किसी भी वजह से कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड को बनाने में रोल प्ले करती है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड लिखने की बजाय हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। लेकिन यार किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज को हम इस तरह तो नहीं इक्वेशन में लिख सकते। क्यों नहीं? या देखो, ये मिसाल के तौर पे कार्बोनिक एसिड था 1, कार्बन डाइऑक्साइड थी 400, कार्बोनिक एसिड डबल हो गया 2, कार्बन डाइऑक्साइड भी डबल हो गई, कार्बोनिक एसिड 3 टाइम्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 टाइम्स हो गई। अब है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, ठीक है, लेकिन वैल्यूज का बड़ा फर्क है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना इक्वेशन में जहां पे आपने 2 लिखा था वहां पे आप 800 लिख दो, ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो अगर आपने इक्वेशन में कार्बोनिक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखना ही है, तो फिर याद रखो आंसर 400 टाइम्स बड़ा आएगा। इस वजह से हम करते ये हैं, हम इक्वेशन में कार्बोनिक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं और उस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 400 पे। ठीक है, किस तरह से? ये देखो, इस इक्वेशन में कांस्टेंट के डैश था, इस इक्वेशन में कांस्टेंट खाली के है। इन कांस्टेंट्स में फर्क ही ये है कि ये जो के है ना, ये के डैश डिवाइड बाय 400 है, यानी कि ये इक्वेशन हमने 400 पे डिवाइड कर दी है। इस इक्वेशन में हम इसके कांस्टेंट को 400 पे डिवाइड कर चुके हैं। यूं आप कह सकते हैं कि के डैश इज नहीं, के इज इक्वल्स टू के डैश डिवाइडेड बाय 400। सही होगी बात, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 400 टाइम्स ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास अल्टीमेट इक्वेशन आ गई हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। अभी ये अल्टीमेट नहीं है वैसे। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन, इसमें भी यार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ना, ये मेजर करना हमारे पास जो मशीन होती है ना, हम आमतौर पर उन मशीन से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर पाते हैं। लो जी, ये एक नया रौला बन गया। चलो कोई बात नहीं, हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 0.03 करना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की जगह ये डाल दें, ठीक होगी बात। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की जगह मैं वो डालने लगा हूँ। ये देखिएगा जनाबी वाली, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की जगह मैंने 0.03 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन ये तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो होती है 0.0004 फलाना फलाना। हम तो चाहते हैं कि हम पीएच को मेजर करें, कोई ऐसी इक्वेशन बनाएं कि उससे हमें पीएच मिल जाए। तो फिर ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस लेके आते हैं। वो क्या चेंजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली ये लिख ली है। सही होगी बात। अब इस इक्वेशन में चूंकि मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है, तो ये जो लंबी चौड़ी टर्म है ना, इस टर्म को मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इस टर्म की जगह मैं एक्स लिखता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन मैंने एज लिख दी, हाइड्रोजन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स। सही है। अब इस इक्वेशन को लॉग से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइडों पे लॉग मल्टीप्लाई करो। ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म ना यहाँ पे नहीं बताएगी, डायरेक्ट स्टेप्स किए हुए तो बनने के लिए मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता हो सारा कुछ किस तरह से हुआ है। अच्छा, इस इक्वेशन को लॉग से मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे भी लॉग मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो हो जाएगा लॉग एच। यहाँ पे क्या करें, बेसिकली मैथ्स का एक रूल होता है, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे अगर लॉग के इंटू एक्स है तो मैं लिखता हूँ लॉग के प्लस लॉग एक्स।
गुड होगी बात। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे होगा माइनस लॉग एच, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। माइनस लॉग एच पी एच होता है, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग के पी के होता है, और माइनस लॉग एक्स एक्स की वैल्यू पुट इन कर दो, तो ये आने वाली आपके पास एक खूबसूरत सी इक्वेशन आ गई। गुड होगी बात। ये जो पी के है ना, इसकी वैल्यू बाइकार्बोनेट बफर के केस में होती है 6.1। इसकी वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट है ना ये, तो इसकी वैल्यू पता है हमें। तो जब इसकी वैल्यू 6.1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन। सही होगी बात। ये इक्वेशन कहलाती है हेंडरसन-हाजेलबैच इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, कांस्टेंट की वैल्यू है 6.1। तो अगर यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हुआ, वैसे अब कांस्टेंट की वैल्यू 6.1 है यार, वैसे देखो यार अगर इस फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हुई तो क्या आंसर आएगा? 1। फ्रैक्शन का आंसर 1 आएगा ना। लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो यानी ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बराबर हुई तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में आंसर क्या आएगा? पी एच इज इक्वल टू 6.1। ऐसे ही है ना। तो अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो तो पी एच 6.1 होती है। ये पी एच एसिडिक है या बेसिक है? 7 से कम है ना, तो ये पी एच एसिडिक है। आपको याद होगा मैंने बताया था बाइकार्बोनेट बफर इज एन एसिडिक बफर। अब साबित हो गया कि बाइकार्बोनेट बफर की पीएच 6.1 होती है अगर आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो। सही होगी बात। अब एक और चीज देखिएगा, ये बफर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम कब करेगा? ये इफेक्टिवली काम तब करेगा अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हो और बाइकार्बोनेट भी बहुत हो। तो हम कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की बराबर बराबर कंसंट्रेशन होती है ना, उस वक्त ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किस तरह से इफेक्टिव है? ये कहता है जी अगर हमारे पास एसिड आ गया तो बाइकार्बोनेट बहुत है, वो हाइड्रोजन आयंस को पकड़ पकड़ के काबू कर लेगा। एसिड से हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने देंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई बेस आ गई तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड बेस को आपको पता है काबू कर लेती है, बेस को हाइड्रोजन आयंस कैद नहीं करने देती। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की बराबर बराबर कंसंट्रेशन हो, बफर ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, अब मिसाल के तौर पे एक बफर था, उसमें दोनों की बराबर बराबर कंसंट्रेशन थी, मैंने उसमें एसिड डालना शुरू कर दिया। जब मैंने एसिड डालना शुरू किया तो ये बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। हमने कहा था एसिड में बाइकार्बोनेट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता बाइकार्बोनेट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं और एसिड डाल रहा हूँ, बाइकार्बोनेट और कम हो गया, और कम हो गया है। ये बाइकार्बोनेट खत्म होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है। तो जाहिर बात है एक वक्त आएगा कि अब बफर जो है वो इतना अच्छा नहीं रह जाएगा। अब अगर मजीद एसिड आया तो बाइकार्बोनेट फिर काबू नहीं कर सकेगा, फिर हम कहेंगे यार बफरिंग एक्शन जो है वो खराब हो गया, वो कम हो गया है। अब एसिड के आने से हाइड्रोजन बढ़ना शुरू हो गए हैं। वही सिमिलरली अगर मैं बेस डाली जाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी यूज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ऐसे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त दोनों हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो और बाइकार्बोनेट भी हो, उस वक्त आपके पास बफर सबसे अच्छा एक्शन करता है। और जिस वक्त आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट दोनों हो, उस वक्त ये बेसिकली आपको पता है ना, ये सारा कुछ हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लिखा हुआ है। ये आपको याद होगा, यहाँ पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड थी, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सारी वैल्यू डाली हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ ऊपर बेसिकली है कार्बन डाइऑक्साइड ही। तो जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी हो और बाइकार्बोनेट भी हो, उस वक्त आपका बफर बहुत अच्छा काम करता है। तो यानी बफर की परफेक्ट वर्किंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट बराबर हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। और लॉग 1 क्या होता है? 0। यानी कि जिस वक्त बफर की पीएच 6.1 होगी उस वक्त वो सबसे आइडियली काम कर रहा होगा। बफर की पीएच 6.1 का मतलब ये है कि बफर के अंदर बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बराबर हैं। सही होगी बात। अब हम देखते हैं कि बफर की पीएच चेंज किस तरह से होती है। ये तो हमने देख लिया कि जब बफर में बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बराबर हो तो आपकी पीएच आती है 6.1। और ये वो बात है जिस वक्त आपका बफर इफेक्टिवली बहुत बेहतरीन किस्म का काम करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट बराबर बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं ये पीएच चेंज कैसे होती है, कम ज़्यादा कैसे होती है, कम ज़्यादा होने का क्या मतलब है। लो जी ये बफर था मेरे पास, मैंने बफर के अंदर ना बेस डाल दी, मिसाल के तौर पे NaOH डाल दी। जब भी हम बफर के अंदर बेस डालते हैं तो आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बने और हम बेस को काबू कर सकें। तो इसका मतलब है जब भी मैं बेस डालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, इस्तेमाल जो हो रही है, और बाइकार्बोनेट बनता जा रहा है। तो यानी बेस डालने से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। सही होगी बात। वैसे मुझे एक बात बताओ,
मैं बेस डाल रहा हूँ, पीएच को ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? जारी बात है पीएच को बेसिक होना चाहिए, पीएच को एल्कलाइन होना चाहिए, यानी पीएच को इंक्रीज़ करना चाहिए। सही होगी बात। मैंने देखा बेस डालने से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होती है। अब देखते हैं पीएच का इससे क्या फ़र्क, इस पीएच को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्वेशन में देखते हैं। ये याद रखना, बेस डालने से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा। ठीक, तो ये देखिएगा बाइकार्बोनेट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में, मिसाल के तौर पे एक फ्रैक्शन है A/B, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही हो, नीचे वाली वैल्यू कम हो रही हो, तो ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर ज़्यादा होता है। सही होगी बात। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन का आंसर ज़्यादा होगा, ये वाला जो भी वैल्यू ऐड हो रही है इसका आंसर ज़्यादा होगा। तो 6.1 में एक बड़ी वैल्यू ऐड होगी। जब 6.1 में एक बड़ी वैल्यू ऐड होगी तो आंसर बड़ा आएगा, यानी कि पीएच इंक्रीज करेगी। समझ आ गई बात। पीएच इंक्रीज करने का मतलब है यानी इस बफर की पीएच थोड़ी सी बेसिक हुई हुई है, यानी इस बफर में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा हुआ है। डन होगी बात। तो इंक्रीज पीएच का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई हुई है, इस वक्त बफर इतना इफेक्टिव नहीं है। सही होगी बात। अगर 6.1 से ज़्यादा हुई पीएच तो इसका मतलब बफर इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ अगर पीएच एसिडिक हुई हुई है तो इसका मतलब है कि आपके बफर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ है, बाइकार्बोनेट कम हुआ है। जारी बात है जब भी आपको एसिड डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, इस फ्रैक्शन का तो छोटा हो जाता है, पीएच का तो छोटा आता है, वो सारी बात है। इन शॉर्ट अभी बस यही बात कुछ आपको समझनी चाहिए। 6.1 से ज़्यादा होगी इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है, पीएच 6.1 से कम होगी इसका मतलब है बाइकार्बोनेट की कमी हो रही है। ठीक है, तो 6.1 आइडियल पीएच है। अगर पीएच बफर की ज़्यादा हो गई या कम हो गई आपकी इफेक्टिवनेस ख़राब होगी। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। ये देखिएगा, ये उन्होंने ग्राफ शो किया हुआ है। जिस वक्त बाइकार्बोनेट भी आपके पास 50% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 50% है, उस वक्त आपकी पीएच आ रही है 6.1। यहाँ पे उन्होंने पीएच शो की हुई है, पीएच आ रही है 6.1। वेरी गुड, आइडियल। बाइकार्बोनेट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बल्ले बल्ले। सही होगी बात। अब अगर मैं इसमें बेस ऐड करना शुरू कर दूँ, बेस डालना शुरू कर दूँ, तो बेस डालने से क्या होता है, बाइकार्बोनेट बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ओवरऑल पीएच इंक्रीज करती है। ऐसी बात ही है। ये देखो बेस डाली, बाइकार्बोनेट बढ़ गया, पहले टोटल 50% था, अब 75% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, 25% हो गई। ठीक है, ऊपर जाते थे बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है और ये ग्राफ देखे तो ऊपर जाते थे ये कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही। ठीक है, तो मैंने बेस डाली, बेस डालने से बाइकार्बोनेट बढ़ता जा रहा है, ये कम होती जा रही है और ओवरऑल पीएच अगर आप देखें तो ओवरऑल पीएच भी इंक्रीज करती जा रही है। ओवरऑल पीएच इंक्रीज करने का मतलब है बफर इतना इफेक्टिव नहीं रह गया। जारी बात है। ओवरऑल पीएच इंक्रीज करने का क्या मतलब है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा रह गया है, बहुत थोड़ा हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि जी पीएच है 7, तो इस पीएच पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत थोड़ा रह गया है, बफर इतना कोई काम का नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें एसिड ऐड करूँ, जारी बात है एसिड ऐड करने से आहिस्ता आहिस्ता मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, एसिड ऐड करने का एरो नीचे को लगाया हुआ है। जब मैं एसिड ऐड करूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, बाइकार्बोनेट कम होती जाएगी और इसकी पीएच भी कम होती जाएगी। यहाँ तक तो बात में समझ में आ गई। ये ग्राफ इफेक्टिवनेस को किस तरह शो कर रहा है ये भी जरा चीज़ देखिएगा। यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब आपकी पीएच 6.1 के करीब है ना, यानी बाइकार्बोनेट और ये दोनों 50-50 हैं, उस वक्त पीएच में बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है। या देख रहे हैं एसिड काफ़ी ज़्यादा डाला है लेकिन पीएच में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज आया है। मैं आपको एक और ग्राफ से शो करता हूँ। इस ग्राफ में देखिएगा मैंने शो किया हुआ है, जिस वक्त आपकी कंडीशंस आइडियल के करीब होती है ना, उस वक्त आपकी पीएच को बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ से लेके बेस यहाँ तक डाल दी, तो मैंने इतनी सारी बेस डाली है। ठीक है, इतनी सारी बेस डालने का आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है बफर पे, ये देखो इतनी सारी बेस डालने से पीएच बहुत थोड़ी सी इफेक्ट हुई है। देख रहे हो इस एक्सेस पे पीएच है ना, तो आप देखते हैं इतनी बेस डालने से पीएच बहुत थोड़ी इफेक्ट हुई है जब आपकी बराबर बराबर कंडीशंस थी। यहाँ पे बराबर बराबर होती है ना, ये आपको पता है, यहाँ पे बराबर बराबर कंडीशन है। दूसरी तरफ अगर आप ले लें इंक्रीज पीएच, इंक्रीज पीएच पे अगर मैंने थोड़ी सी भी बेस डाली, थोड़ी सी बेस डालने पे पीएच बहुत बदल जाएगी। तो इसका मतलब है जितना आप 6.1 के करीब होगे उतना इफेक्टिव बफर है, जितना 6.1 से दूर जाओगे उतना नॉन इफेक्टिव बफर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हमारी बॉडी में ये बाइकार्बोनेट बफर कितना इफेक्टिव होता है। बॉडी में पीएच क्या होती है 7.4। ओहो बड़ा अफसोस हुआ यार, बॉडी की जो पीएच है वो तो 7.4 है। इसका मतलब है बॉडी में बाइकार्बोनेट बड़ा नॉन इफेक्टिव होगा, होना तो यही चाहिए। आप देख सकते हैं बॉडी की जो पीएच है वो 7.4 के करीब है और 7.4 पर जाके ये कर्व अच्छी खासी यूँ हो चुकी है,
ये तो इसका मतलब बड़ा नॉन इफेक्टिव होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी बफर की इफेक्टिवनेस को बड़ा अच्छा या कम कहती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा पीएच का इफेक्टिव पे कैसा असर है, तो आप कहोगे भाई बॉडी की जो पीएच है वो तो इस बफर के लिए अच्छी नहीं है, तो पीएच का इसकी इफेक्टिवनेस पे ख़राब असर है। सही होगी बात। दूसरी एक और चीज़ जो कि इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करती है वो होती है कंसनट्रेशन। बफर बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद है या बहुत थोड़ा मौजूद है, या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे तो बफर अच्छा है, कम होंगे तो बफर बुरा है। तो अगर हम कंसनट्रेशन को देखें तो बाइकार्बोनेट बफर की ये जो है आपके पास ये वीक एसिड और सॉल्ट, इनकी कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी होती है। ओहो, तो बहुत थोड़ी होती है, इसका मतलब है ये वाली कंसनट्रेशन भी यही बता रही है कि इसकी इफेक्टिवनेस बॉडी में बहुत थोड़ी होगी। पीएच भी 6.1 से काफ़ी दूर है, यानी इफेक्टिवनेस थोड़ी होगी। कंसनट्रेशन भी काफ़ी कम है, यानी इफेक्टिवनेस थोड़ी होगी। लेकिन हैरत की बात यह है ये बाइकार्बोनेट बफर की इफेक्टिवनेस बॉडी में बहुत अच्छी है। ये बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बफर्स है। ये क्या बात हुई? फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव हुआ पड़ा है? सोचने की बात है ना। बेसिकली आपकी बॉडी में जो रेगुलेटर्स है ना, कौन से भला, यहाँ पे याद है हमने रेगुलेटर डिस्कस किए थे। रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन करता है, किडनीज जो कि बाइकार्बोनेट की रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर्स हैं ये इस बफर को बहुत हेल्प करते हैं। इस बफर में अगर किसी भी कंडीशन में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा हो गया, तो ये काम करेंगे। आपकी लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन को चेंज करेंगी, आपकी किडनीज जो हैं वो यूरिन की कसरत चेंज करेंगी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर लेंगी। बल्ले बल्ले हो गई। तो यानी कि इस बफर को गैबी मदद हासिल है, इस बफर को एक बार से भी मदद हासिल है। अगर इस बफर की पीएच ख़राब हो गई है, इसमें बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी हो गई है, तो आपकी लंग्स ब्रीथिंग कम कर देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए। जो आपकी किडनीज हैं वो बाइकार्बोनेट बाहर निकालेंगे ताकि बाइकार्बोनेट कम हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे इसकी जो बफरिंग इतनी इफेक्टिव है। पीएच तो कहती है बफरिंग नॉन इफेक्टिव होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कहती है बफर नॉन इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है और किडनी भी काम कर रही है। हाँ, अगर इन्होंने काम करना छोड़ दिया फिर आपकी बफरिंग काफ़ी सारी ख़राब हो जाती है। सही हो की बात। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिएगा, अगर किसी इंसान में एसिडोसिस हुआ है, एसिड ज़्यादा हुआ है या एल्कोलोसिस हुआ है, उसमें दो वजूहात हो सकती है। वैसे तो बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन दो मेन वजह हो सकती हैं। एसिडोसिस मैंने आपको बताया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक एसिड। हो सकता है उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया इसलिए एसिडोसिस है, या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया इसलिए एल्कोलोसिस है। अगर एसिडोसिस की वजह या एल्कोलोसिस की वजह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो तो इसमें हम कहते हैं मुजरिम लंग्स है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ऐसे एसिडोसिस एल्कोलोसिस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से जो एसिडोसिस होता है वो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से जो एल्कोलोसिस होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। सही हो की बात। दूसरी तरफ आपके पास ये इम्बैलेंस बाइकार्बोनेट की वजह से भी हो सकता है। अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा तो एल्कोलोसिस हो जाएगा, यानी बेसिक कंडीशंस। बाइकार्बोनेट थोड़ा होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट की वजह से ये इम्बैलेंस हो तो ऐसे इम्बैलेंस को कहते हैं मेटाबॉलिक। बाइकार्बोनेट ज्यादा होने से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, बाइकार्बोनेट कम होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक होगी बात। और यहाँ पे आपके पास कल्प्रिट कौन है? किडनीज मोहतरम, जो असल में बाइकार्बोनेट की है। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की हुई है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होता है। फर्क मतलब यहाँ पे बस इसी चीज को हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर नीचे होने की वजह से मसला बन रहा है या बाइकार्बोनेट के ऊपर नीचे होने की वजह से मसला बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, फास्ट में से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।